Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 11 July of 2020 and it's a Saturday today. चलिए आज एनालिसिस करने से पहले द हिंदू का कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं और कहते हैं प्लीज़ सब लोग ज़रूर कमेंट करें और एक लाइक बटन ज़रूर दबाएं और जितना हो सके उतना इसे शेयर करें। हर कोई एक टेलीग्राम ग्रुप या एक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर प्लीज़ ज़रूर करें। चलिए आज क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, किस स्टेट पे है? पहला क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। दूसरा क्वेश्चन आता है, आईएमडी जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो कब स्टैब्लिश किया गया था? इससे भी कमेंट सेक्शन बताएं कि कब बना था। ये 1800 में बना था, तो आप पर्टिकुलर ईयर बताइए कमेंट सेक्शन में कि कब बना था। तीसरा क्वेश्चन आता है, जो यूजीसी कमीशन है हमारा, जो पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था, उसे 1948 में एक कमेटी बनी थी, उसके हेड कौन थे? जिसके बाद इसे जो यूजीसी था, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूके का, उसके तर्ज पर बनाया गया। तो उस कमेटी के हेड कौन थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इन तीनों क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए आज की एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, पहला न्यूज़ आती है, दुबे शॉट डेड इन एक्सचेंज ऑफ फायर। कि जैसे आपने देखा कि कल जो विकास दुबे था उसका इनकाउंटर हुआ है। ये क्रिमिनल लॉज के जो रिफॉर्म्स है, आज उनके बारे में एडिटोरियल भी आया है इसके बारे में। ये जो क्रिमिनल लॉज के कारण ये जो इनकाउंटर होते हैं इस तरह के, उनके बारे में पूरा एडिटोरियल है, वो हम एडिटोरियल में देखेंगे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। 14% excess rain in India so far this monsoon. 40% ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट। कि ऐसा कहना है कि इस बार इंडिया में मानसून में लगभग 14% ज़्यादा रेन होगी, ऐसा कहना है आईएमडी का, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ऐसा कहना है। और इसमें यह भी कहा गया कि 40% जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको बेनिफिट करेंगे उस रेन से, ऐसा कहते 40% ऐसा कहा गया इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। चलिए देख लेते हैं आईएमडी के बारे में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन 247 या डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये एक नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस है कंट्री की। ये चीफ गवर्नमेंट एजेंसी है जो डील करती है मेट्रोलॉजी, सीस्मोलॉजी और एसोसिएट सब्जेक्ट से ये डील करती है। इसे 1875 में बनाया गया था। ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ये देखती है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन जो होते हैं, जो क्या कहते हैं इंडिया में होते हैं, उसके बारे में ये देखती है। और ये भी देखती है ऑफर वार्निंग अगेंस्ट सीवियर वेदर फिनोमेना सच एज ट्रॉपिकल साइक्लोन। और इन सब वेदर फिनोमेना के बारे में देखते हैं कि कोई साइक्लोन तो नहीं आ रहा, किसी तरह से वेदर की कोई कैलिमिटी तो नहीं आ रही जिससे लोगों को दिक्कत हो, उसके बारे में भी ये देखती है। और ये भी देखती है कि हैवी रेन कहाँ पे हो सकती है, कहाँ पे कहते हैं हेल्पफुल हो सकती है रेन, ये सब ये देखती है आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब देखना है कि कमेंट सेक्शन में किसने सही बताया कि 1875 में आईएमडी इस्टेब्लिश की गई थी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। सोलर एनर्जी विल प्ले बिग रोल इन आत्मनिर्भर भारत। ऐसा पीएम का कहना है कि सोलर एनर्जी प्लांट जो उन्होंने कल इनॉग्रेट किया है, रीवा में जो सोलर एनर्जी पावर प्लांट शुरू किया गया है, उसका इनॉग्रेशन ऑनलाइन हुआ है पीएम के द्वारा। तो इसमें कहा गया कि सोलर एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी पावर प्लांट है वो, इसमें इन्होंने कहा कि सोलर एनर्जी एक बिग रोल प्ले करेगी इस आत्मनिर्भर भारत में, सेल्फ रिलायंट इंडिया में, ऐसा इनका कहना था। इसमें इनका कहना था कि इनॉग्रेटिंग अ 750 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन रीवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। ये जो पावर प्लांट बना है ये 750 मेगावाट का है, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देगा। और क्या कहते हैं, इससे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी हमें बाहर से नहीं खरीदनी पड़ेगी, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत, The self-reliant Indian mission aims toward cutting down import dependence by focusing on substitution while improving safety, compliance and quality goods to gain global market share। कि सेल्फ रिलायंट इंडियन मिशन जो बात में भारत है, उसमें देखना है कि हम बाहर से कोई चीज़ ना लें, बाहर की किसी कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो, खुद की चीज़ यूज़ करें और अच्छी तरह से यूज़ करें और क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करें। इसमें ये कहा गया है। इसमें कहा गया ये पूरा तरह मिशन लोकल प्रोडक्ट्स पर फोकस करता है। ये पूरा आत्मनिर्भर भारत लोकल प्रोडक्ट्स जो है उनके ऊपर पूरा फिक्स है। ये 2 फेज़ में है। पहला फेज़ है, इट विल कंसीडर सेक्टर्स लाइक मेडिकल, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक, टॉयज़ वेयर लोकल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स कैन बी प्रोमोटेड। क्या कहते हैं, ये देखेगा जो
सेक्टर्स लाइक जो मेडिकल सेक्टर्स है, इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक, टॉय, इन सब के जो एक्सपोर्ट हो सकें बाहर की कंट्री में और जो इंडिया के लोग यूज़ कर सके, ऐसा इसमें फेज़ 1 में देखना है। फेज़ 2 में देखना है जेम्स, ज्वेलरी, फार्मा एंड स्टील, इन तरह की चीज़ों को फेज़ 2 में देखना है। इस मिशन के 5 पिलर्स है। एक है इकनॉमी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, डिमांड। ये 5 इसके पिलर हैं। द मिशन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कॉम्प्लीमेंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव विच टेंड्स टू इनकरेज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, कि ये मेक इन इंडिया भी प्रमोट कर रहा है। जैसे हमने पहले पीएम ने इनाग्रेट किया था पीएम मेक इन इंडिया, उसी को ये चीज़ आत्मनिर्भर भारत और प्रमोट कर रहा है कि जो मैन्युफैक्चर इंडिया में हो उसी चीज़ को यूज़ किया जाए। अगली न्यूज़ आती है राइट टू एजुकेशन इज़ मोर देन अ राइट, कि क्या कहते हैं राइट टू एजुकेशन है वो क्या कहते हैं एक राइट से बढ़कर होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑन साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी बाय एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड राइट टू एजुकेशन इज मोर देन अ राइट। ऐसा क्या कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, दीपक मिश्रा ने। एक उन्होंने वेबिनार कंडक्ट किया दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन लॉ स्कूल के द्वारा जो नोएडा में, उसमें एक वेबिनार कंडक्ट किया गया। उसमें बताया गया है कि राइट टू एजुकेशन सिर्फ एक राइट नहीं है, उससे बढ़कर है। चलिए राइट टू एजुकेशन को देख लेते हैं। राइट टू एजुकेशन ये क्या कहते हैं प्रोवाइड करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये कहते हैं 2009 में लाया गया था। ये अंडर आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 21A उसके द्वारा इसे लाया गया था। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके द्वारा राइट टू एजुकेशन आता है। राइट टू एजुकेशन सर्व्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड हैज़ हिज और हर राइट टू गेट अ क्वालिटी इम्प्लीमेंट्री एजुकेशन, कि ये इंश्योर कराते कि हर बच्चे के पास क्या कहते हैं राइट होना चाहिए एक एलिमेंट्री एजुकेशन पाने के लिए, कि एलिमेंट्री एजुकेशन उसके पास होनी चाहिए हर बच्चे के पास, ऐसा इसमें कहा गया है। पहला जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट राइट टू एजुकेशन का आया था वो रामामूर्ति कमेटी की रिपोर्ट के द्वारा गया था 1990 में। फिर 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया उन्नी कृष्णन जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर, कि एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट फ्लोइंग फ्रॉम आर्टिकल 21, और इसे फंडामेंटल राइट दे दिया गया आर्टिकल 21 में। फिर तपस मंजूर कमेटी बनी, उसके बाद एक इंसर्शन हुआ आर्टिकल 21A का। फिर 86 अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 2002 में राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। फिर उसी में ही आर्टिकल 21A विच मेड राइट टू एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। उसी अमेंडमेंट में ये भी कहा गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को राइट टू एजुकेशन होगा। राइट टू एजुकेशन के फीचर्स देख लेते हैं। ये कहते हैं प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन एज 6 to 14 ईयर्स, की एक प्राइमरी एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के पास होनी चाहिए। इन्फोर्सेस एजुकेशन एज अ फंडामेंट, ये इन्फोर्स करता है एजुकेशन फंडामेंटल राइट की, और ये 25% रिजर्वेशन देता है जो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है और जो कहते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप होता है SC ST जैसे होता है सोशल बैकवर्ड क्लास, या जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो दिक्कतें होती है PWD वाले लोग बच्चे, उनको क्या कहती है एक स्पेशल प्रोविज़न देता है कि उनको सीट पहले दी जाए। ये कहते हैं इट ऑल्सो स्टेट्स दैट शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, की ये जो फाइनेंशियल दिक्कतें होती हैं राइट टू कहते हैं एजुकेशन के मामले में उनको भी ये प्रोवाइड करता है। इट लेज डाउन द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड रिलेटेड टू, ये नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड बनाता है पीपल टीचर्स रेशियो के, बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल वर्किंग डेज, टीचर वर्किंग डेज, इन पर ही अपने नॉर्म्स बनाता है। ये क्या कहते हैं ये भी देखता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स हो रहे हैं कि नहीं, स्कूल में टीचर हैं कि नहीं, इन सबको भी देखता है। और टीचर क्या कहते हैं रोज़ आ रहे हैं, क्या कहते हैं रेगुलर हैं कि नहीं, ये सब इन चीज़ों पे ये देखता है। ये सब देखता है कि इन सबको प्रोवाइड किया जाए, फिजिकल पनिशमेंट जो हो, मेंटल हरासमेंट, क्या कहते हैं स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स, प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, इन सबको ये रोकता है। और ये भी देखना है कि रन ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, कि चाहे और ये कि कोई स्कूल बिना रिकॉग्निशन के भी चल रहा हो उसको भी ये देखता है। अब आता है एडिटोरियल। आज का पहला एडिटोरियल है क्राइम एज पनिशमेंट, और इस दूसरा एडिटोरियल भी ऐसे इसी पे है क्रिमिनल लॉज के ऊपर, रिफॉर्म विद कॉशन। इसमें क्रिमिनल लॉज के बारे में बताया गया है। चलिए पहला एडिटोरियल देखते हैं, फिर उसके बाद अगला एडिटोरियल। इसमें कहा गया द स्टेट मस्ट गेट टफ ऑन क्राइम बट द पुलिस शुड नॉट बी अलाउड टू ब्रेक द लॉ, कि स्टेट को क्राइम पर तेज़ी बरतनी चाहिए और स्ट्रिक्ट होना चाहिए,
लेकिन पुलिस को ब्रेक क्या कहते हैं क्रिमिनल लॉस ब्रेक नहीं करनी चाहिए, जो रिफॉर्म्स है क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स उनको ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसमें ये कहा गया है। जैसे हमने देखा कि विकास दुबे का कल इनकाउंटर हुआ और बिल्कुल भी ऐसा लोग सोच रहे हैं कि वो इनकाउंटर नहीं था, क्या कहते हैं वो भाग नहीं रहा था, ऐसा लोगों का मानना है। अब क्या सच्चाई किसी को पता, लेकिन इसमें वही कहा गया कि पुलिस ने लॉ को ब्रेक किया है उन्हें इनकाउंटर करके उसको। इसमें कहा गया जैसे ये हुआ इसलिए हुआ ये इनकाउंटर कि क्या कहते हैं जैसे विकास दुबे ने कहते हैं 3 जुलाई को 8 पुलिस वालों को मारा जो उसे अरेस्ट करने गए थे उसके घर, तो उन लोगों को मारा, इसलिए इसके रिवेंज में पुलिस वालों ने ऐसा कहा है, ऐसा लोगों का कहना है। इसमें यह भी कहा गया है जैसे हमने देखा कि लोगों को इसके क्रिमिनल के सपोर्ट में नहीं आना चाहिए, क्या कहते हैं इसमें वही कहा गया एनी डिमांड ऑफ प्रॉपर्टी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पुलिस एंड मिलिट्री इज ऑफन कंटेस्टेड ऑन द सपोज ग्राउंड दैट इट इमर्जेस फ्रॉम अ सपोर्टर फॉर क्रिमिनल टेररिज्म एनिमी ऑफ द स्टेट बाय इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल एंड पब्लिक फिगर। कि जो पॉलिटिकल फिगर होते हैं या पब्लिक फिगर होते हैं जो इनके सपोर्ट में रहते हैं, जिनके कारण ये अपना क्राइम बढ़ा लेते हैं, अपना क्रिमिनल एरिया बढ़ा लेते हैं, तो इन ऐसे लोगों के क्या कहते हैं हाथ के ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं होना चाहिए। इसमें ये भी कहा गया है कि जो सपोर्ट करते हैं इनको उन सबको इसे रोकना होगा। जैसे हमने लास्ट ईयर भी देखा था हैदराबाद पुलिस ने क्या कहते हैं 4 लोगों को मारा था, रेप उन्होंने लोग ने किया था, तो उनका इनकाउंटर कर दिया गया था। तब उस वक्त भी हमने देखा कि कोर्ट और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो थे उन्होंने लीनियंट क्या कहते हैं अप्रोच बनाई कि एक साधारण अप्रोच की, उनके ऊपर ज़्यादा एक्शन नहीं लिया गया उन पुलिस वालों के ऊपर जिन्होंने उन 4 लोगों को क्या कहते हैं इनकाउंटर किया था। हमें देखना होगा कि इस तरह के नहीं बनाना है, क्योंकि इस तरह के जब होगा तो पुलिस से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। लोग सोचेंगे कि वो लोग तो इनकाउंटर कर देते हैं, कुछ रूल मानेंगे नहीं, कोई लोग सोचेंगे रूल के हिसाब से तो पुलिस वाले नहीं चलते तो हम क्यों चलें, तो ये दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए इस तरह के इनकाउंटर करना ज़रूरी नहीं है, हमें रूल वाइज भी चलना होगा, ऐसा इसमें कहा गया। सपोर्ट फॉर सच किलिंग्स बाय द पुलिस विल नॉट मेक अ सोसाइटी मोर जस्ट, मॉब जस्टिस इज नो जस्टिस एट ऑल, when law enforcers short circuit due process the damage to state institutions severe and long lasting। कि देखना है कि जो मॉब जस्टिस होता है क्या कहते हैं ये जो इनकाउंटर टाइप का होता है ये देखना होगा कि ये जस्टिस नहीं होता है, क्योंकि ये रूल वाइज नहीं होता है। तो हमें देखना होगा कि इन तरह की जो किलिंग होती है वो पुलिस का हम सपोर्ट ना करें, क्योंकि ये एक सोसाइटी नहीं बनाएगा, ये अलग तरह की सोसाइटी बना देगा जो हम नहीं चाहते, जिसमें ये क्या कहते हैं और भी लोगों को दिक्कत होगी और सीवियर दिक्कतें हो सकती, इसमें बात की गई। अगला एडिटोरियल आता है रिफॉर्म विद कॉशन, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म शुड नॉट बी मेड बाय क्विक फायर मीन्स और विदाउट वाइड कंसल्टेशन। इस पूरे एडिटोरियल में क्या कहते हैं क्रिमिनल लॉज रिफॉर्म, ये कमिटी बनी है कमिटी फॉर द रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल लॉज, उनके बारे में बताया गया। इसमें यह भी बताया गया है कि इंडियन पैनल कोड जो 1860 का उसके बारे में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या कहते हैं 1973 उसके बारे में बताया गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट इसके बारे में ये बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया 2003 में जो जस्टिस वी.एस. मल्लाईमात कमेटी बनी थी उसके बारे में पूरा बताया गया। चलिए हम इसको अलग से देख लेते हैं अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में एक कमेटी बनाई गई है, क्या कहते हैं मॉब लिंचिंग को देख लिए, जो ये इनकाउंटर होते हैं ये झूठे इनकाउंटर क्या कहते हैं उन सबको ये देखने के लिए एक कमेटी बनी है। द मूव्स कम आफ्टर अ नंबर ऑफ मॉब लिंचिंग इंसिडेंट वर रिपोर्टेड इन सर्वर एरिया स्टेमिंग फ्रॉम फेक सोशल मीडिया रूमर्स ऑफ चाइल्ड किडनैप एज वेल एज काउंट विजिलेंस। कि जो झूठी खबरें फैलती हैं उनको ये रोकने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसमें क्या कहते हैं दोनों सेंटर और स्टेट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन वह करना होगा, इसमें पूरे में यही बताया गया है। नीड फॉर एंटी लिंचिंग लॉ, इन तरह के लॉ एंटी लिंचिंग लॉ बनाने की क्या जरूरत है। एट प्रेजेंट देयर इज नो लॉ दैट क्रिमिनलाइजेस मॉब किलिंग, कि इस वक्त कोई ऐसा लॉ नहीं है जो क्या कहते हैं मॉब किलिंग को रोकता हो या उसे क्रिमिनल बताता हो। इंडियन क्रिमिनल कहते हैं पेनल कोड हैज प्रोविजन फॉर अनलॉफुल असेंबली रिजल्टिंग इन मर्डर बट नथिंग टेक कॉन्सियस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू किल। कि कहते हैं जो एक साथ लोग कई लोग आ जाते हैं मारने के लिए, तो उनके ऊपर कोई लॉ नहीं है कहते हैं मर्डर के ऊपर लॉ है, इस तरह के लॉ हैं, लेकिन ग्रुप किसी पर अटैक करे तो उस पर लॉ नहीं है। चलिए देखते हैं क्रिमिनल जस्टिस ऑफ इंडिया देख लेते हैं। क्रिमिनल और जस्टिस सिस्टम जो है इंडिया का वो क्या कहते हैं एक एजेंसी है गवर्नमेंट की जो देखती है लॉ, एड्यूसिंग क्राइम, करेक्टिंग क्रिमिनल कंडक्ट, इन सबको ये देखती है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल, ये एक सोशल कंट्रोल की क्या कहते हैं वर्क करती है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट द अक्रेंस ऑफ क्राइम, अक्रेंस को रोकना क्राइम का, ट्रांसग्रेसर क्रिमिनल्स को पकड़ना पनिश करना, रिहेबिलिटेट ट्रांसग्रेसर एंड क्रिमिनल्स, ये कंपनसेट करना जो विक्टिम्स हों,
लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी बने रहे, कहते हैं डिटेंड ऑफेंडर्स फ्रॉम कमिटिंग एनी क्रिमिनल एक्ट इन फ्यूचर, की जो क्रिमिनल्स हैं वो फ्यूचर में कोई और एक्ट करें क्रिमिनल तो उससे भी इन्हें रोकना वर्क है। क्या कहते हैं ये कि इंडिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। पुराने से ही क्या कहते हैं लोग क्या कहते हैं क्रिमिनल लॉज के ऊपर ही चल रहे हैं और क्या कहते हैं उन्हीं की पॉलिसी अभी भी लोग अपना रहे हैं। जैसे हमने देखा इंडियन पेनल कोड जो है इज़ द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया ड्राफ्टेड इन 1860। ये 1860 में ड्राफ्ट किया गया था। ये कहते हैं एक फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे रिकमेंड किया गया था 1834 में अंडर चार्टर्स एक्ट 1833। जो उसके चेयरमैन थे लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मकॉले, इसके चेयरमैन थे। जो पहला फर्स्ट लॉ कमीशन था इंडिया का, उसके क्या कहते हैं जो चेयरमैन थे इस चार्टर एक्ट के, वो लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले थे। फिर आता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसे लाया गया था, इसे इनेक्ट किया गया था 1973 में और इसे फोर्स में आया 1 अप्रैल 1974 को। फिर आती है मलीमत कमेटी रिपोर्ट। जो मलीमत कमेटी रिपोर्ट 2000 में आई, 2003 में रिपोर्ट सबमिट की गई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। उसमें क्या कहते हैं 158 चेंजेस लाए गए थे चीफ जस्टिस CA क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया के लिए, बट द रिकमेंडेशन वरन इम्प्लीमेंटेड। उन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तब भी वो रिपोर्ट बस ली गई, सबमिट हो गई, लेकिन कोई उस पर चेंज नहीं लिया गया उसके ऊपर। इसमें रिकमेंडेशन था राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर राइट्स था उसमें, कोर्ट्स एंड जजेस के ऊपर। ये क्या कहते हैं इट सजेस्टेड द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ जजेस एंड कोर्ट्स। ये इस पर भी था कि जो जजेस और कोर्ट्स हैं उनको भी इंक्रीज़ करना होगा, ये बहुत कम है और इन्हें क्या कहते हैं कंट्री में बढ़ाना होगा, तभी जस्टिस जल्दी और तेज़ मिल पाएगा, ऐसा इनका कहना था। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था विटनेस प्रोटेक्शन के बारे में, वेकेशन ऑफ कोर्ट्स, की कोर्ट्स में भी वेकेशन हो, कहते हैं जो लॉन्ग प्रेसिडेंसी को केसेस चल रहे हैं उनमें भी जल्दी से एक्शन लिया जाए और उनके बीच में जो टाइम इतना ज़्यादा लिया जाता है उसको भी कम किया जाए। तो उसके लिए हमें कोर्ट ज़्यादा बनाने होंगे, तभी तो केस डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे और एक्शन जल्दी लिया जाएगा। उसके बाद ये भी आती है एक माधव मेनन कमेटी। ये भी क्रिमिनल जस्टिस के ऊपर थी, जो 2007 में लाई गई थी। इसमें 4 मेंबर पैनल था एक नेशनल पॉलिसी पेपर बनाने के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। ये इट फेवर्स द कंप्लीट रिवैम ऑन द इंटायर क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम। पूरा जो इंटायर क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम है उसको पूरी तरह से रिवैम करने का। It had mooted creation of a fund to compensate victims who turned hostile from a pressure of culprits. It suggested setting up of separate authority at national level. ये एक तरह की अलग तरह की अथॉरिटी बनाना था कि कंट्री सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल था डू वी नीड अ फिस्कल काउंसिल। फिस्कल काउंसिल देख लेते हैं। फिस्कल काउंसिल वो होता है जैसे हमने लिया 1000 रुपये लिया, बाहर किसी से 1000 रुपये लिया और हमने यूज़ किया 1100 रुपये, तो जो 100 रुपये एक्स्ट्रा है वो कहते हैं हमारा डिपॉजिट में आ जाता है, वही यही कहलाता है फिस्कल काउंसिल। इसमें वही बात की गई है। एन इंस्टीट्यूशनल बेहेमोथ विद सच अ वाइड जॉब चार्ट विल लाइकली ऐड मोर टू द नॉइज स्टैंडर्ड टू सिग्नल। इसमें ये बात की गई। इसमें आता है क्या कहते हैं जैसे हमने देखा कि the government needs to borrow and spend more now in order to support vulnerable household and engineer recovering rate। कि जैसे हमने देखा है कि गवर्नमेंट को अब और भी स्पेंड करना होगा इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, लोगों की लिवलीहुड्स को बढ़ाने के लिए। तो इसमें वही बात की गई है। जैसे हमने देखा कि इकोनॉमिक्स भी कह रहे हैं कि फिशल स्टेंस जो है इस वक्त उसे और बढ़ाना होगा, तभी प्रॉब्लम को हम क्योर कर पाएंगे। इस इकोनॉमी जो दिक्कत है उसे हम क्योर कर पाएंगे। इसमें ये भी कहा गया है इट वॉज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय द 13 फाइनेंस कमीशन एंड सब्सिक्वेंटली इंडोर्स्ड बाय द 14 फाइनेंस कमीशन। कि कहते हैं फिस्कल काउंसिल ये 13 फाइनेंस कमीशन में ही कहते हैं सजेस्ट रिकमेंड की गई थी, फिर 14 में भी रिकमेंड की गई और उसके बाद एक बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी बनाई गई, उसके हेड NK सिंह थे। अकॉर्डिंग टू IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अबाउट 50 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव एस्टैब्लिश्ड फिस्कल काउंसिल विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ सक्सेस। कि ऐसा IMF का मानना है कि 50 कंट्री ने फिस्कल काउंसिल बना ली गई और वो भी अलग अलग डिग्री में। चलिए फिर IMF को देख लेते हैं पहले। IMF एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो उसमें 189 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उसमें, ईच ऑफ विच हैज़ एन रिप्रेजेंटेशन ऑफ IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इन प्रोपोर्शन टू इट्स फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस। कि फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस में हर मेंबर का एक
रिप्रेजेंटेशन होता है, सो दैट द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द ग्लोबल इकोनॉमी हैव द मोस्ट वोटिंग पावर। और इसमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज होती हैं उसका ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा पावर होता है। इसके ऑब्जेक्टिव है फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन बनाए रखना, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना, हाई एम्प्लॉयमेंट करना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ बनाना और पॉवर्टी को रिड्यूस करना। इसके पर ये वर्क करती है। FRBM जो फाइनेंस कमिटी है, रिव्यू कमिटी, एज पर दैट द फिस्कल काउंसिल मैंडेट विल इंक्लूड बट नॉट टू बी रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग मल्टी ईयर फिस्कल प्रोजेक्शन, कि इसमें पूरे में फिस्कल काउंसिल के बारे में बताया गया। आप पढ़ सकते हैं इन्हें। कहते हैं इसमें लास्ट में ये कहा गया है, जिससे हमने देखा है कि द कमिटी विल वाउंड अप आफ्टर सबमिटिंग इस रिपोर्ट लिविंग नो स्कोप फॉर एनी मिसक्रिशन क्रीप, कि ये पूरा CAG भी जैसे कोई भी कमिटी बनती है उस पर CAG अपना कहते हैं एक रिपोर्ट बनाता है, पूरा भी एक फाइनेंशियल ईयर होता है, उस पर एक पूरा एक CAG रिपोर्ट बनता है, उससे सबमिट किया जाता है और उस पर ये पूरा डिसीजन लिया जाता है कि किस तरह से हम आगे एक्शन ले सकते हैं इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। इस पूरे एडिटोरियल में ये बात की गई है फिस्कल काउंसिल के बारे में। अगला एडिटोरियल आता है इन द नेम ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा गैप है 14 फाइनेंस कमीशन के बीच में, जो प्रॉमिस किया गया है स्टेट्स को और जो रिसीव हुआ है। जैसे हमने देखा जो 14 फाइनेंस कमीशन था उसकी रिपोर्ट क्या कहते हैं एक्सेप्ट की गई थी 2015 में, लेकिन जो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें दी गई थी सोशल सेक्टर के लिए, क्या कहते हैं, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। जैसे हमने देखा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स था GST, वो भी क्या कहते हैं वॉज ऑल्सो जस्टिफाइड एज अ ग्रैंड बार्गेन दैट कुड इवेंचुअली लीव ऑल स्टेट बेटर ऑफ, कि वो हर स्टेट्स को अलग अलग कर देगा और अच्छे से सब क्या कहते हैं GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ले पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये अब तो कोरोना वायरस के कारण और भी दिक्कतें हुआ और क्या कहते हैं GST कलेक्शन और डाउन हुआ है स्टेट्स में। इसका एक रीज़न हो सकता है, क्या कहते हैं, वन रीज़न फॉर दिस द इकोनॉमिक स्लो डाउन कॉज बाय प्राइमली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि इकोनॉमिक स्लो डाउन जो हुआ है इसीलिए ये GST कलेक्शन में दिक्कतें आई और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये शट डाउन हुआ था इसमें और दिक्कतें लोगों को आई, इसमें ये बात की गई। ऐसा कहा गया है क्या कहते हैं लगभग 8.84 लाख करोड़ गैप है जो 14 फाइनेंस कमीशन जो प्रॉमिस किया था और जो इस वक्त रिसीव्ड है, इतना बड़ा इसमें डिफरेंस आता है। इसमें यह भी बताया गया है कि सेंट्रल फिस्कल डेफिसिट एक्सीड द कंसोलिडेटेड डेफिसिट बाय 14%। जो स्टेट का डेफिसिट होता है वो सेंट्रल से कहते हैं सेंट्रल का स्टेट से 14% ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, ऐसा इसमें बताया गया है। जैसे हमने देखा कि स्टेट्स को भी हमेशा फंड्स की ज़रूरत होती है, जैसे 30 जून को स्टेट गवर्नमेंट ने 1200 करोड़ इस क्या कहते हैं कोविड-19 को लड़ने के लिए बनाए। क्या कहते हैं उसमें क्या कहते हैं सेंटर ने भी हेल्प की वेस्ट बंगाल की, ममता बनर्जी की, उन्होंने भी 400 करोड़ पैसे दिए उनको वेस्ट बंगाल को नेशनल हेल्थ मिशन के नाम पे और स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस मिटिगेशन फंड के नाम पे उन्हें पैसे दिए गए। और क्या कहते हैं साइक्लोन एम्फन भी जब आया था उस साइड वेस्ट बंगाल में, तब भी क्या कहते हैं इन्हें पैसा दिया गया था। क्या कहते हैं उस वक्त ममता बनर्जी ने क्या कहते हैं स्टेट को क्या कहते हैं स्टेट के लिए 6250 करोड़ यूज़ किए उस क्या कहते हैं साइक्लोन से लड़ने के लिए। उस वक्त सेंटर ने भी उन्हें 1000 करोड़ ऑफर किया था क्या कहते हैं साइक्लोन अम्फन से लड़ने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उनको आई थी और क्या कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट उससे लोगों पर आ रहा था। इसमें यही बात की गई। इसमें लास्ट में ये कहा गया कि सेंट्रल ने अपनी डेफिसिट लिमिट बताई हर स्टेट के लिए, जिसे बढ़ाया भी है 3 से 5% कर दिया गया और दिन पर दिन लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। अभी तो क्या कहते हैं इस पेंडेमिक में तो और दिक्कतें बढ़ रही। तो लास्ट में कंक्लूड किया है स्टेट्स आर बीइंग सेट अप फॉर फेलियर्स, दिस इज़ द ट्रू पिक्चर ऑफ द बीजेपीज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि क्या कहते हैं अब क्या कहते हैं स्टेट जो है वो पूरी तरह से फेलियर के लिए सेटअप कर दी गई है। ये असली पिक्चर बनती है बीजेपी की कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। जो बीजेपी का फेडरलिज्म होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो वो कहते हैं, वो ये असली पिक्चर ये दिखाता है, ये जो ये है स्टेट्स का जो फेलियर है। अगली न्यूज़ आती है यूजीसी क्रिएटिंग कन्फ्यूजन विद इट्स गाइडलाइन। राहुल गांधी ने कहा है कि यूजीसी जो अपनी गाइडलाइंस दे रही है वो पूरी तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है बच्चों के बीच में, इसलिए कांग्रेस लॉन्चेस ऑनलाइन कैंपेन फॉर कैंसिलेशन ऑफ एग्ज़ाम, कि कांग्रेस ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है ये जो ऑनलाइन ये जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इनको कैंसिल करने के लिए, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी है एग्ज़ाम से ज़्यादा। तो ऐसा इन लोगों का मानना है और सही भी है, क्योंकि एग्ज़ाम तो बाद में भी हो सकते हैं पेंडेमिक के, लेकिन
अगर इन्फेक्शन बढ़ा तो और दिक्कतें हो सकती हैं और डेथ्स हो सकती हैं। तो ये अच्छा स्टेप है, क्या कहते हैं, इस रोकने के लिए ऑनलाइन कैंपेन करें लेकिन बाहर जाके कुछ ना करें, ऐसा तभी सही होगा। अगली न्यूज़ आती है, टर्की टर्न्स आइकॉनिक म्यूजियम हेगिया सोफिया। कहते हैं टर्की ने जो हेगिया सोफिया नाम की कहते हैं जगह थी, एक आइकॉनिक म्यूजियम था, उसको मॉस्क में कन्वर्ट किया है। वो दोनों के लिए थी वो म्यूजियम, क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों थे। 1500 साल से वो मॉन्यूमेंट था। ये एक क्या कहते हैं, ये जो हेगिया सोफिया है वो एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसे अब टर्की में कन्वर्ट कर दिया गया, इसमें वही बात की गई है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।